Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So continuing up with the echo series, we were dealing up with thermodynamics. In the last video, we studied about what is thermodynamics, what does it mean. Then we studied about what is the way of transfer of energies, work and heat, what did they actually mean. Then we talked about the first law of thermodynamics. We talked about why was second law of thermodynamics brought into picture and why was even the zeroth law of thermodynamics brought into picture. तो हमने उनका रीजंस देखे थे और ये भी देखा था उनका मॉलिक्यूलर पिक्चर देखा था कि उनकी जरूरत क्या है, एक्चुअल में उनकी जरूरत क्या है. तो अब हम एक्चुअली डीपर जाना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, बट बिफोर वी स्टेप टू द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड डू डीप स्टडी ऑन दैट, we need to know certain terminologies जो कि thermodynamics में daily यूज होती हैं. ओके, तो we'll start up with that terminologies first and then we will talk of first of thermodynamics. ओके, अब ये terminologies क्या हैं आपने पढ़ी होंगी. सिस्टम, ठीक है. सिस्टम हमारे यूनिवर्स का वो पोर्शन जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है. ओके, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under investigation, वो space which is of our interest, okay, is called system. तो the part of the universe simple है, part of the universe which is under investigation. okay, तो सिस्टम की डेफिनेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सेकेंडली है सराउंडिंग. अब सराउंडिंग की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इन दैट वे, क्योंकि हम जो कहते हैं, हम मोस्ट ऑफ द बुक्स क्या कहती है कि सराउंडिंग क्या है. मोस्ट ऑफ द बुक्स कहती हैं कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम को इंक्लूड नहीं करता. ऑल द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. ओके, मोस्ट ऑफ द बुक्स सेज दिस, बट दैट इज नॉट वेरी करेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग सराउंडिंग. ठीक है, सराउंडिंग को हमको एक्चुअली में कैसे डिफाइन करना है कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो पार्ट which can have effect on the system, which can have effect on the system. okay, वो पार्ट जो सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है. सारे पार्ट को हम सराउंडिंग नहीं कहेंगे यूनिवर्स को, बट उस पार्ट को हम सराउंडिंग कहेंगे जो कि सिस्टम पे इफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, कैन बोल हमने. ठीक है, तो वो पार्ट जो कि which can have an effect on the system is called surrounding. ठीक है, ये डेफिनेशन है. यू कैन ऑल्सो से कि वो पार्ट जो कि सिस्टम से एक्सक्लूडिंग है, that is also you can say, but more specifically it is better that we say that the part which is having an effect on the system, that is more acceptable definition of surrounding. okay, अब देखिए सराउंडिंग में हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जैसे जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम जो है जब हम उस इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, तो ये चीज याद रखनी कि वी आर पार्ट ऑफ द सराउंडिंग. हम सराउंडिंग का पार्ट है, हम सिस्टम का पार्ट नहीं है. अगर कोई रिएक्शन हो रही है हम उसका पार्ट नहीं है. ओके, हम जो है वो सराउंडिंग का पार्ट है. ठीक है, सिमिलरली सपोजिटली मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है. अब जैसे कुछ रिएक्शंस है जिनमें हीट रिलीज होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. जो रिएक्शंस हीट अब्सॉर्ब करती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, सपोजिटली कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब हम देखते कैसे कि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. हमारा बेस्ट वे ऑफ नोइंग वेदर अ रिएक्शन इज exothermic or endothermic is to measure out the temperature. okay, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर कि हमारा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. ओके, अब देखिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर जो है, इफ समबडी आस्क्स यू कि थर्मोमीटर जो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए सिस्टम का डाल रहे हैं वो किस चीज का पार्ट है, whether that is part of system, क्या ये सिस्टम का पार्ट है या ये सराउंडिंग का पार्ट है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए. ओके, क्या ये सिस्टम का पार्ट है या सराउंडिंग का पार्ट है. हमारा सपोजिटली कोई रिएक्शन गर्म हो रही है, अगर सपोजिटली हम टेम्परेचर मेजर भी नहीं कर रहे, हम केवल अपने हाथ से उसको देख रहे हैं. जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम सपोजिटली बीकर में है, बीकर को अगर हम हाथ से टच करें तो जो हमारे हाथ है दे आर पार्ट ऑफ द सराउंडिंग, वो सिस्टम का पार्ट नहीं है. सिमिलरली अगर हमने थर्मोमीटर किसी रिएक्शन में डाला है, जब तक थर्मोमीटर का ग्लास हमारे रिएक्शन में रिएक्ट नहीं कर रहा है तब तक वो सराउंडिंग का पार्ट है. सिस्टम का पार्ट वो तब बनता अगर हमारा जो थर्मोमीटर हमने जो डिप किया है वो रिएक्शन में जाके रिएक्ट कर जाता, वो इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन में, बट इट इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन the reaction. What it is actually doing,
थर्मोमीटर इज एक्चुअली डूइंग कि जो हमारा सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, अगर एक्सोथर्मिक है, जो हमारा सिस्टम है वो हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। और हीट कहां पर रिलीज कर रहा है? सराउंडिंग में। सिस्टम हीट अपनी लूज कर रहा है, इट इज गिविंग हीट टू द सराउंडिंग। और सराउंडिंग में क्या है? थर्मोमीटर using the zeroth law of thermodynamics is measuring the temperature of that system, but it is part of the surrounding. क्यों? क्योंकि जो हीट है, एक्चुअली में थर्मोमीटर ने क्या किया? थर्मोमीटर ने हीट को देखा कि हीट का अमाउंट कितना है, व्हाट इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ हीट, दैट इज व्हाट टेम्परेचर इज टेलिंग अस, कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ है। और जो हीट है वो सराउंडिंग में गया है, क्योंकि सिस्टम ने हीट रिलीज करके सराउंडिंग में छोड़ दिया। इसीलिए हमारा जो थर्मोमीटर है, क्योंकि हीट मेजर कर रहा है और हीट सराउंडिंग में है, तो हमारा थर्मोमीटर ऑटोमेटिकली सराउंडिंग का पार्ट है। ये चीज भी काफी बार पूछी जाती है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, कोई पैनल अगर अच्छा बैठा है, तो दे कैन आस्क यू कि सपोजिटली आपने कोई रिएक्शन करा, जो थर्मोमीटर है वो सिस्टम का पार्ट है या सराउंडिंग का पार्ट है। तो अनलेस हम जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, अनलेस इट इज गेटिंग रिएक्टेड इनटू द सिस्टम, it will never become a part of the system. It will always be the part of the surrounding, and we are part of the surrounding. Okay, हम जो है सराउंडिंग में चेंजेस जो हो रहे हैं उसको हम मेजर करते हैं। सिस्टम की चेंजेस सराउंडिंग से मेजर कर रहे हैं। जिस सिस्टम में अगर कुछ चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, वो हम सराउंडिंग से मेजर कर रहे हैं कि सिस्टम में अच्छा सराउंडिंग में हीट बढ़ी, इसका मतलब जो है वो सिस्टम ने हीट छोड़ी है, सिस्टम एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में हीट है और सराउंडिंग में हमारा थर्मोमीटर है जिसने हमको बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा। So we are part of the surrounding. Our thermometer and instruments which we are using to know the reaction process, जो भी हमारे reaction progress कर रही है, they are all part of the surrounding. All instruments which we are using will be part of the surrounding unless they react. Okay, ये चीज याद रखनी है। थर्ड हमारे पास एक डेफिनेशन है, सिंपली क्या होगा? बाउंड्री। क्योंकि अब हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास सराउंडिंग है, तो देयर शुड बी something which is separating system from the surrounding. So that is the boundary. Boundary is that part of the universe which will separate the system को surrounding से separate करेगा। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा सिस्टम है, देखिए बाउंड्रीज किस तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कैसा है। पहली बात तो ये हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम है। ठीक है। अब ओपन सिस्टम है, ऑब्वियस बात ये होगी कि इट कैन एक्सचेंज मास, जो मास है वो बाहर आ सकता है और एनर्जी भी बाहर आ सकती है। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आ सकती है? ओपन सिस्टम में इट कैन कम आउट इन फॉर्म ऑफ वर्क ऑल्सो प्लस थर्मल एनर्जी हीट ऑल्सो। ओके, ओपन सिस्टम में ये हो गया। अब क्लोज सिस्टम है, ठीक है। अब हमारे पास सपोजिटली क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री क्या है? इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, आई एम नॉट डिफाइनिंग द बाउंड्री, इट्स एन ओपन सिस्टम। अब हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, इट इज क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब क्योंकि सिस्टम क्लोज है, ठीक है, मास तो ये एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, मास एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। अब क्या बचता है हमारे पास? एनर्जी। एनर्जी को एक्सचेंज करना है, ठीक है, ईदर एनर्जी विल गेट एक्सचेंज और नॉट। अब ये चीज बिल्कुल स्पेसिफिकली ध्यान रखना, हम एनर्जी को दो फॉर्म में ही फ्लो करवा सकते हैं, वर्क के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में। अब क्योंकि ये हमारा सिस्टम बंद है, तो वर्क तो हम कर ही नहीं सकते इस पे। हम ऑर्गेनाइज्ड वे से तो एनर्जी ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। वी हैव ओनली वन वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज ओनली बाय रैंडम वे। हम हीट के फॉर्म में, मतलब रैंडम फॉर्म में जो इसकी एनर्जी है वो बाहर ला सकते हैं, ऑर्गेनाइज में नहीं ला सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बंद है, वर्क हम अब कर ही नहीं सकते। तो अब अगर हम एनर्जी को यहाँ पर स्पेसिफाई करें, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को, तो वो हीट ही होगी। समझ रहे हो? देयर विल बी ओनली हीट। हमारे पास अब वर्क करने का तो इस पे ऑप्शन ही खत्म हो गया क्योंकि ये बंद है। तो हम एक ही वे से एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि हीट है। अब हमें जो बाउंड्री है वो हीट के फॉर्म में डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, कि या तो वो बाउंड्री ऐसी हो जो हीट को पास होने दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डायथर्मिक बाउंड्री। ओके, डायथर्मिक बाउंड्री जो हीट को पास होने दे, या फिर ऐसी बाउंड्री हो जो हीट को पास ना होने दे, तो वो उसे हम बोलेंगे एडियाबैटिक बाउंड्री। ओके,
तो अगर हमारे पास कोई ऐसी है जो हीट को बाहर नहीं, डायाथर्मिक है, तो इसका मतलब क्या, क्लोज सिस्टम में अगर डायाथर्मिक है तो या मास भी नहीं ट्रांसफर हो रहा और हीट भी नहीं हो रही, और अगर हीट नहीं हो रही तो कोई भी एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि वर्क तो इसमें कर ही नहीं सकते क्लोज सिस्टम में। तो इसका मतलब ऐसा सिस्टम जिसके पास, जो कि क्लोज है, ठीक है, प्लस डायाथर्मिक उसके पास वो है बाउंड्री, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। कि अब इस सिस्टम में सराउंडिंग से कनेक्शन टूट गया है, सराउंडिंग में इसके जो चेंजेस क्या हो रहे हैं सराउंडिंग से मेजर नहीं कर सकते, तो ये टोटली आइसोलेटेड सिस्टम हो गया है। सराउंडिंग विल हैव नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम नाउ। ओके, अब क्या है, क्लोज्ड है और एडियाबैटिक है, सॉरी अगर क्लोज है और एडियाबैटिक है, डायथर्मिक में तो हीट ट्रांसफर हो सकती है, क्लोज है और एडियाबैटिक है। ओके, क्लोज है और एडियाबैटिक मतलब क्लोज मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, एडियाबैटिक हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो वो आइसोलेटेड है। क्लोज है, वर्क तो हो ही नहीं सकता, तो ओनली वे इज हीट भी नहीं हो सकती क्योंकि एडियाबैटिक है, तो आइसोलेटेड। अब क्लोज्ड है और डायथर्मिक है, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो दिस आर, उसको हम स्पेसिफिकली आइसोलेटेड बोलेंगे, क्लोज्ड है। और बाकी तीसरा बचा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास भी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, और एनर्जी दोनों फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, वर्क में और हीट में। क्लोज में एनर्जी केवल हीट में ही ट्रांसफर हो सकती है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, और यही बचता है, क्योंकि बाउंड्री अगर हम डिफाइन करेंगे तो अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली बाउंड्री केवल डायथर्मिक और एडियाबैटिक ही है, ठीक है, और कोई बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि हीट्स के वे में ही हम बाउंड्री एक क्लोज सिस्टम को से एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, और दो ही तरीके, या तो हीट हो ट्रांसफर या फिर हीट ना हो ट्रांसफर, बाकी किसी भी एनर्जी को हम फ्लो नहीं करवा सकते क्लोज सिस्टम में। इसीलिए हमारे पास केवल दो ही है बाउंड्रीज, डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक। ओके, नाउ वी हैव टू जंप टू समथिंग कॉल्ड इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कि ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो हैं ये हमारे पास गेट या नेट के पेपर में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल पहले बोलूंगा। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो कि वो प्रॉपर्टीज है हमारे सिस्टम की, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, जिससे हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज यानी कि वो एंटिटी, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, जिससे हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि हाँ ये हमारा सिस्टम ऐसा है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे कि वेदर दिस प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। ओके, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि मास पे डिपेंड करेंगी। मतलब अगर आपने मास पे डिपेंड करेंगी, मतलब अगर आपने हमारे जो भी सिस्टम है, सिस्टम में अगर आपने मास बढ़ाया या मास कम किया और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, अगर प्रेशर चेंज हो गया, अगर आपने मास बढ़ाया, अगर आपने मास बढ़ाने अगर डेंसिटी चेंज होती है, तो दैट विल काउंट एज एन एक्सटेंसिव। अगर मास से कोई चेंज प्रॉपर्टी में नहीं आता है तो दैट विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिव एक्सटेंसिव को और वे में डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि सपोजिटली मेरे पास कोई सिस्टम है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कोई भी अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हर पोर्शन में उसकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैंने इसको 4 into 3 12 वे में अगर डिवाइड किया है तो सभी 12 पोर्शंस पे जो प्रॉपर्टी है वो उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। बट अगर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, सपोज सिस्टम को अगर मैंने डिवाइड कर दिया, तो अगर वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्या होगा कि अब हर पोर्शन में डिपेंड करेगा कि मास कैसा लिया है, ठीक है। मास अगर यहाँ पर मैंने बड़ा ले लिया, सपोजिटली यहाँ पर मास मैंने अलग ले लिया, तो मास पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि ये प्रॉपर्टी कैसी है। पर यहाँ पर भी सपोजिटली मैं ऐसे करता हूँ कि अमाउंट में चेंज कर दिया, बट स्टिल इसका और इसका जो प्रॉपर्टी है, सपोजिटली ये छोटा है, ये छोटा मैंने अमाउंट लिया है, ये अमाउंट मैंने बड़ा लिया है, पर इनकी वो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जो वैल्यू अगर उस प्रॉपर्टी की मैं मेजर करूँ, अगर वो इंटेंसिव है तो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इस पोर्शन, भले ही ये छोटा है, अमाउंट छोटी है, इस पोर्शन में भी सेम रहेगी और इस पोर्शन में भी सेम रहेगी, तो उन प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव बोलेंगे। अगर वो डिपेंड करती है कि अमाउंट क्या है तो उनको हम एक्सटेंसिव कहते हैं। तो एक्सटेंसिव में सबसे पहले तो मास ही आ गया, मास, क्योंकि
मास से ही हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं. ओके, वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम है तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव, क्योंकि अगर आप मास बढ़ाते हैं किसी चीज में, मास अगर डालते हैं तो वॉल्यूम में बढ़ेगा. तो वॉल्यूम भी है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मास से चेंज होगा. इसका मतलब वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा. ओके, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या कौन कौन सी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आ जाएगी प्रेशर. प्रेशर विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, टेम्परेचर, अगर आप ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं कोई चीज, तो अगर सपोजिटली वाटर अगर 1 डिग्री सेल्सियस पे है 1 ग्राम है, तो अगर आप सेम वाटर अगर 1 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम भी ले सकते हैं. 100 ग्राम लिया उसका, अगर 100 ग्राम भी लिया तब भी वो टेम्परेचर तो सेम दिखा रहा है. तो टेम्परेचर जो है वो एक वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग है, ये कोई अब्सर्ड चीज नहीं है. वेरी ऑब्वियस है कि हाँ, टेम्परेचर जो है वो 100 ग्राम के लिए भी सेम हो सकता है. अगर आप उस पोर्शन में से एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में अगर 100 ग्राम था, उसका टेम्परेचर 10 था, उसमें से अगर आपने 1 ग्राम दूसरे कंटेनर में डाल दिया, तब भी उसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस ही है. तो इसका मतलब टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, अमाउंट भले ही चेंज हो गया, वॉल्यूम भले ही चेंज होगी, पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. सिमिलरली प्रेशर है, प्रेशर भी चेंज नहीं होगा. अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव पेपर्स. पहले तो डेंसिटी. अब देखिए डेंसिटी में क्या है, डेंसिटी इज एक्चुअली मास अपॉन वॉल्यूम. अब देखिए मास एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, बट डेंसिटी इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इसका मतलब डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास अपॉन मोलर मास. अब मोलर मास किसी भी अमाउंट का या फिर उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसी भी चीज का वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता. तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. ओके, मास एक्सटेंसिव है, तो अब एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव विल बी एक्सटेंसिव. तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है इट इज कमिंग आउट टू बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सिमिलरली अगर सपोजिटली मैंने मोलर वॉल्यूम की बात करी, ठीक है, अगर मैंने मोलर वॉल्यूम की बात करी है तो मोलर वॉल्यूम में क्या होगा कि मैं वॉल्यूम को डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ मोल से. अब वॉल्यूम भी यहां पर एक्सटेंसिव है और नंबर ऑफ मोल भी एक्सटेंसिव है. तो इसका मतलब मोलर वॉल्यूम जो है वो अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई है. ओके ओके, अब आते हैं हम मोर कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज पे. तो कुछ कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम गलत कर देंगे, ठीक है. अब ये कंफ्यूजिंग टर्म्स कौन सी है? सबसे पहले हीट कैपेसिटी. ठीक है, अब हीट कैपेसिटी को पहले तो हमको डिफाइन करना होगा. ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट of a substance by 1 degree Celsius. That is the heat capacity. कितनी हीट इसको चाहिए अगर हम उसको इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो. अब मोस्ट पीपल क्या करते हैं कि इसको इंटेंसिव बोल देते हैं. ठीक है, बट ये गलत है. ठीक है, मोस्ट पीपल का आंसर है कि हम हीट कैपेसिटी को इंटेंसिव बोलते हैं, पर नहीं, हीट कैपेसिटी इंटेंसिव नहीं है. क्यों? अब क्यों इंटेंसिव नहीं है इसको हम देखते हैं. अगर सपोजिटली मेरे पास पानी है, अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, उसको मुझे गर्म करना है 10 से 11 पे जाना है, तो 1 लीटर पानी के लिए मुझे थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, बट वही हमारे पास सपोजिटली 1000 लीटर पानी है. ठीक है, अमाउंट मैंने बढ़ा दिया पानी का. ठीक है, 1000 लीटर पानी है, पर मुझे करना क्या है वो 10 पे ही, उसको मुझे 10 से 11 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है. पर मुझे यहाँ पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी बिकॉज इट इज हैविंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सभी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि टोटल जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए. इसका मतलब इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी एंड दैट इज व्हाट हीट कैपेसिटी इज. हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर. वी हैव नॉट स्पेसिफाइड व्हाट अमाउंट. हीट कैपेसिटी में
वी हैव नॉट स्पेसिफाइड कि कितना अमाउंट, क्योंकि हमने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है. अमाउंट कैन चेंज एंड हेंस कैन हीट कैपेसिटी चेंज. तो हीट कैपेसिटी विल बी एक्सटेंसिव. ओके, बट हाँ, अगर हम यहाँ पर अमाउंट ही स्पेसिफाई कर दें कि भाई साहब 10 ग्राम लेना है या फिर 1 केजी लेना है, 1 मोलर लेना है, तो तब हम उसको इंटेंसिव बुला सकते हैं. क्या आपने अमाउंट फिक्स कर दिया कि अगर आपने पहले 10 लिया था तो अभी भी आपको 10 ही लेना है. तो जब हमने अमाउंट फिक्स कर दिया तब हम उसको इंटेंसिव कर सकते हैं. हम अमाउंट कैसे फिक्स कर सकते हैं? पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने अमाउंट फिक्स कर दिया 1 केजी. ओके, तो अब क्योंकि हमने 1 केजी अमाउंट फिक्स कर दिया कि 1 केजी ऑफ अ सब्सटेंस को का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो किसी भी अगर पर्टिकुलर सब्सटेंस है, अगर सब्सटेंस फिक्स है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स रहेगी व्हेन द सब्सटेंस इज फिक्स. सो दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नाउ ओके, नाउ सेकेंडली हम केजी की जगह मोल्स में बात करें तो वी आर टॉकिंग ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी. ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी हमने मोल्स की बात कर दी, तो वहीं पर मतलब हमने एटलीस्ट वी हैव फिक्स द अमाउंट. तो जब हमने अमाउंट को फिक्स ही कर दिया, अमाउंट कैन नॉट चेंज, इट इज टोटली इंटेंसिव. ओके, तो दैट इज व्हाई मोलर हीट कैपेसिटी विल बी इंटेंसिव. ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज है. सेकंड कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी, अब एक चीज और यहाँ पर याद रखना है, जब मैंने यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी की बात करी तो मैक्सिमम जब भी आप मोलर यूज करते हैं, ठीक है, मोलर जनरली जब भी आप मोलर यूज करते हैं तो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी हमारे पास है कि अगर आपने मोलर यूज कर दिया किसी प्रॉपर्टी के सामने तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाती है. जैसे अभी हमने मोलर वॉल्यूम की बात करी, हमने मोलर हीट कैपेसिटी की बात करी, तो इंटेंसिव. ठीक है, अब सेकेंड कंफ्यूजिंग थिंग है इंटरनल एनर्जी. ठीक है, मोस्ट ऑफ अस इंटरनल एनर्जी को मोस्ट ऑफ अस इंटेंसिव समझता है, बट इट इज नॉट इंटेंसिव. ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव है. ये भी हमारी जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा. अब एक्चुअली में इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स इसको पढ़ेंगे. जैसे काइनेटिक एनर्जी आ जाती है इसके अंदर, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी, कि उसके पोटेंशियल क्या है अगर किसी फील्ड में मौजूद है, वो भी इसकी इंटरनल एनर्जी में आती है. ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक में आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक में आ जाएगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक्स में आ जाएगी. अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से जो भी इसके पास एनर्जी है दैट इज कमिंग आउट टू बी इंटरनल एनर्जी. अब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, अगर सपोज मेरे पास ज्यादा 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कुछ रहेगी, और अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ की डबल होगी. सिमिलरली पोटेंशियल और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के भी ये होगा. अगर मैंने ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो उनकी जो काइनेटिक या पोटेंशियल और कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो उनके पास एनर्जी है वो तो बढ़ेगी ना. तो इसका मतलब अमाउंट बढ़ाने से हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. तो इसलिए इंटरनल एनर्जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. बट अगर अमाउंट फिक्स कर दिया जाए, मोलर इंटरनल एनर्जी अगर हम बोले, जो कि एक नॉट अ डेली टर्म यूज है, मतलब डेली में हम यूज नहीं करते कि मोलर इंटेंसिव इंटरनल एनर्जी की एक मोल की इंटरनल एनर्जी है. बट अगर कोई पूछता है कि मोलर इंटरनल एनर्जी क्या है तो वो इंटेंसिव है, क्योंकि अमाउंट फिक्स कर दिया. अगर इंटरनल एनर्जी है तो वो एक्सटेंसिव है. सिमिलरली बाकी जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हीट, इंथैल्पी इज आल्सो एक्सटेंसिव, देन गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब चीजें एक्सटेंसिव है. दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स और द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. So these are extensive. Keep this thing in mind. Okay? मैं गेट नेट के पेपर्स में भी बहुत बार पूछी जाती है कि क्या प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, क्या प्रॉपर्टी इंटेंसिव है. अब एक क्वेश्चन मैंने एक बार देखा था कि कोई पूछ रहा था कि आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे हम करते हैं ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर आइडियल गैस के लिए, इसमें ये आर आता है. दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है? एक्सटेंसिव है
या इंटेंसिव है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार देखा था, बहुत ज्यादा अब्सर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम एक्सटेंसिव या इंटेंसिव की बात करते हैं तो एक्चुअली हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ थिंग्स विच डिफाइन अ सिस्टम। we are talking of properties. It is not a property. It is a constant. It's a number. ये एक नंबर है। तो अब किसी नंबर को हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव नहीं बोलते, तो उसका आंसर ये होगा कि इट इज नीदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव। ओके, बट ये बहुत अब्सर्ड है। आई डोंट थिंक कि कोई अच्छे पेपर में इसको पूछा जाएगा, बट हाँ, अगर सपोज किसी इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि आर क्या है, ताकि आपको कंफ्यूज कर सकें कि वेदर यू नो कि आर एक प्रॉपर्टी नहीं है, आर एक नंबर है। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव जो है वो हम प्रॉपर्टीज के लिए बोलते हैं, हम नंबर्स के लिए नहीं बोलते हैं। तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज नीदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव बिकॉज इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर ये पूछता है कोई, अगर किसी नंबर के बारे में पूछता है, एवोगाड्रो नंबर के बारे में पूछता है, तो अब्सर्ड, nobody should ask that because that is a number. You do not talk of numbers and you do not talk of intensive and extensive quantities in numbers. Okay, अब हम आते हैं एक बहुत जरूरी चीज जो कि थर्मोडायनेमिक्स में घूमेगी। अब हमने प्रॉपर्टीज की बात करी, अब हम आएंगे स्टेट फंक्शंस पे और पार्ट फंक्शंस पे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, फंक्शंस एंड पार्ट फंक्शंस। ओके, अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज की बात करी, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी की बात करी, हमने एंथैल्पी की बात करी। एक्चुअली ये सब प्रॉपर्टीज जो है ये मिक्सचर है। ये जैसे मेरे पास कुछ सिस्टम है, ठीक है, ये मेरे पास सिस्टम है। आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये है, किसी पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम पे ये है, और इसकी कोई इंटरनल एनर्जी है U1। ओके, अब मैंने क्या किया, आई हैव चेंज सर्टेन पैरामीटर्स, आई चेंज द प्रेशर, आई चेंज सम वॉल्यूम, और आई चेंज द टेम्परेचर, एंड आई ब्रॉट इट टू सम अदर वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। हमारे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी, अब वो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी U। ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब जब हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे तब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वी कैन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एट सम अदर पैरामीटर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बल्क, तो बल्क में एक्चुअली वी टॉक ऑफ ओनली चेंज, कि इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हुआ। तो आगे जाके जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो नोट करना कि आई विल टॉक ऑफ ओनली चेंज, इधर सम चेंज इधर और स्मॉल चेंज। ओके, अगर स्मॉल चेंज है तो डी यूज करूंगा, अगर कुछ चेंज है तो उसको मैं डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आई एम टॉकिंग ऑफ चेंज, कि यहाँ इस इंटरनल एनर्जी और इस इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, और उस चेंज को हम मेजर करेंगे। ठीक है, और यही हम बल्क में स्टडी करते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल में हम निकाल सकते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स, और नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स में वी बी टॉकिंग ऑफ चेंज। अब चेंज कैसे, अगेन वर्क और हीट से कर सकते हैं। There are only two ways of changing the state of a system. Either you do work or you give or take out heat. So दो चीजें ही हैं, ठीक है। तो वर्क एंड हीट, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन भी है। अब देखिए क्या मैंने नोट करने वाली बात ये है, मैंने U के सामने चेंज लिखा है, बट मैंने W के सामने चेंज नहीं लिखा है, Q के सामने चेंज नहीं लिखा है, क्योंकि W और Q खुद ही चेंज है। ठीक है, बट U एब्सोल्यूट भी हो सकता है, इसलिए मैं चेंज इन U की बात करूं कि चेंज कैसे आ सकता है, वर्क से या हीट से आ सकता है। अब यहाँ पर हमें स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस की बात करनी है। देखिए जो U है, अगर सपोजिटली मैंने इसका प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, मैं इसको एडियाबैटिक वे से लेके गया, आइसोथर्मल से लेके गया, मतलब एडियाबैटिक मतलब हीट चेंज नहीं किया, वर्क किया कुछ, आइसोथर्मल यानी कि मैंने टेम्परेचर चेंज अगेन टेम्परेचर चेंज नहीं किया सिस्टम का। तो कुछ अगर मैं प्रोसेसेस करके अगर मैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करता हूं, तो इंटरनल एनर्जी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड नहीं करेगी आप कैसे लेके गए, वो बस इस चीज पे डिपेंड करेगी कि इस पाथ का, इस जो पोजीशन है, इसके फंक्शंस जो हैं, जो इसके प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, उनके मतलब केवल वो
उनके पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन कि कैसे गया है. इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच चेंज हैज ऑकर्ड. इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द फाइनल पोजीशन. ठीक है, ये है मेरी फाइनल पोजीशन है और अभी मेरी प्रॉपर्टी ये है, अब मेरी इंटरनल एनर्जी ये है. अब देखिए जब भी हम सपोजिटली कोई हमारे पास ग्राफ है, हमें एरिया निकालना है किसी ग्राफ का. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, प्लीज ध्यान से देखिएगा. सपोजली एक्स और वाई का ग्राफ है, तो विल बी टॉकिंग ऑफ नाउ स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस. ओके, मेरा प्रॉपर्टी थी कुछ यहाँ पर, मतलब मेरी पोजीशन जो थी कि कोई प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा हूँ एक्स और वाई उसकी पैरामीटर्स है. ठीक है, यहाँ पर उसकी पोजीशन थी, उसके एक्स की वैल्यू कुछ थी, वाई की वैल्यू कुछ थी. बट अब मैंने कुछ चेंजेस लाए अपने सिस्टम में और अब उसकी वैल्यू यहां तक पहुंच गई. ठीक है, नाउ इट्स यहां पर है और यहां पर है. तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स डी वाई. एरिया जो है वो हो जाएगा एक्स डी वाई. ओके, ठीक है. अब बात ये है कि जो मैंने एक्स डी वाई लिखा, आई हैव डिफाइंड द पाथ. आई हैव डिफाइंड कि ये यहां से यहां तक जाएगा. बट सपोजिटली मैं पोजीशन सेम रखता हूं. आई एम कीपिंग द पोजीशन सेम, द पॉइंट सेम, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एट ए एंड बी सेम, बट आई एम गोइंग टू अ डिफरेंट पाथ. आई कैन गो थ्रू दिस पाथ और आई कैन गो थ्रू दिस पाथ, स्मॉलर पाथ. तो अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा, एरिया जो है वो इस पाथ का अलग रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली इट इज कवरिंग अ लार्जर एरिया. और अगर मैं इस पाथ से जाऊंगा तो एरिया अलग आएगा. बट हमारी पोजीशन सेम है, मतलब जाएंगे वो उसी लेवल पे. तो एरिया निकालने का मेरे पास तरीका क्या है, एक्स डिवाइड करो. बट एक्स डिवाइड वोंट गिव मी परफेक्ट एरिया. व्हाई? इट विल गिव मी ओनली एवरेज, जहां से बीच का जाएगा. अगर मैंने चेंज कर दिया, पाथ को चेंज कर दिया, तो एक्स डिवाइड से मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकता. तो एक्स डिवाइड जो है वो एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है. आई कैन नॉट यूज इट. ठीक है, ये बहुत इनएग्जैक्ट है. आई कैन नॉट यूज इट टू कैलकुलेट द एरिया. तो इसलिए इसको मैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलूंगा. सिमिलरली सेम पोजीशंस हैं. ठीक है, एक्स है और वाई है, सेम पोजीशंस हैं. अब मैं इंस्टेड की वाई को चेंज करूं, मैं एक्स को चेंज करता हूं. ठीक है, अब अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो उसका एरिया हो जाएगा वाई डीएक्स. ठीक है, अब इसमें भी सेम कॉन्स्टेंट्स आते हैं. कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे इसमें कि आप या तो ऐसे भी जा सकते थे, मतलब यू कैन गो थ्रू कर्वेचर ऐसे करके, या कर्वेचर ऐसे करके भी जा सकते थे. बट वाई डीएक्स से मुझे दोनों का एरिया नहीं मिलेगा. अगर मैं वाई डीएक्स करूं और इस पोर्शन का एरिया निकालूं और वाई डीएक्स करके इस पोर्शन का एरिया निकालूं, तो दोनों डिफरेंट आएगा. इसका मतलब वाई डीएक्स जो है मुझे दो वेज के लिए अलग एरिया देगा, मतलब अलग एरिया देगा. पर एक्चुअली में वाई डीएक्स से मैं निकाल नहीं सकता. आना चाहिए अलग एरिया, पर वाई डीएक्स से मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये अगेन वाई डीएक्स भी इनएग्जैक्ट है. मतलब इट विल नॉट गिव मी द एरिया विच आई डिजायर. तो इसे हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहेंगे. ठीक है, एक्स डी वाई इट्स अगेन इनएग्जैक्ट, वाई डी एक्स इज ऑल्सो इनएग्जैक्ट. अब क्या कर सकता हूं मैं, अब देखिए मुझे ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे को आगे थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है तो दिस इज अ सिस्टम. अगर मैं ऐसे सिस्टम को स्टडी करने शुरू हो गया तो आई विल गेट डिफरेंट वैल्यूज, एवरीबडी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज. आई डोंट वांट दिस टू हैपन. सो व्हाट आई डू इज कि इंस्टेड की मैं पाथ जो है कैसे किया, जैसे सपोजली एक्स है, सेम है. आई एम डिफाइनिंग, ये जो पोजीशंस हैं ये एक्स यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है. ठीक है, अब देखिए मैं तीसरा वे क्या कर सकता हूं कि पोजीशन तो सेम है पर मैं एरिया पूरा ले लेता हूं. मतलब यहां से यहां का भी एरिया ले लिया और ये वाला एरिया भी ले लिया. ठीक है, ये वाला एरिया भी ले लिया और ये वाला एरिया भी ले लिया. तो अब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया. आई हैव एडेड एक्स डी वाई एंड वाई डी एक्स. ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस. ठीक है, अब अगर मुझे इस एरिया की बात करनी है, टोटल एरिया की बात करनी है ए से बी जाने के लिए, तो अब ये जो एरिया है ये क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स. अब चाहे आप इसमें स्ट्रेट जाएं, ठीक है, यहां ये और ये ऐड हो जाएगा. चाहे आप इसमें इस वे में जाएं, ओके,
कर्वेचर अंदर वाली साइड है, या चाहे आप इसमें यहां से जाएं, इस पर्टिकुलर पोर्शन का, यानी कि एक्स डी वाई, मतलब जो मैंने रेक्टेंगल टाइप बनाया है, दो रेक्टेंगल्स को जोड़ के बनाया है, इसका एरिया फिक्स है। अब इसका एरिया पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप ए से बी कैसे गए, यहां से गए या बी से गए। अब इसका एरिया फिक्स है, और ऐसे पोर्शन को बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, कि अब हम इसका एरिया हम एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स से निकाल सकते हैं, तो उसका हम बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा वो आएगा एक्स वाई, फंक्शन जो है वो एक्स वाई आएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो दीज आर कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। वी कैन exactly calculate the area, but these were called inexact differentials. ठीक है, अब exact differentials are state functions. ठीक है, ये चीज याद रखना, मैथमेटिकली टर्म है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगी, इसका जो एरिया है ये किस पे डिपेंड करेगा कि ए और बी की पोजीशन क्या है। इट इज नॉट डिपेंडिंग कि ए से बी आप इस कर्वेचर से गए या उस कर्वेचर से गए। मतलब अगर मैंने बी को यहां से हटाकर यहां कर दिया, तो बी अगर चेंज हो गया तो हाँ, अब भाई साहब हमारा एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर बी फिक्स रहा यहीं पर, बट हमने पाथ चेंज किया, तब उस पर कोई चेंज नहीं है, केवल बी की पोजीशन या ए की पोजीशन पे ही हमारी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है। इट इज नॉट डिपेंडिंग कि ए से बी कैसे जाए। तो ऐसी वैल्यूज को हम बोलेंगे स्टेट फंक्शंस। बट ये जो हमने इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बोले, इनमें हम कह रहे हैं कि हाँ, ये जो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि हमारा जो पाथ है वो क्या है, जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगा कि पाथ क्या है, तो इन्हें हम बोलेंगे पाथ फंक्शंस। ठीक है, और अब हम इन दोनों ग्राफ से, इन तीनों ग्राफ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर मैंने दो पाथ फंक्शंस को कंबाइन किया है, अगर मैंने दो पाथ फंक्शंस को कंबाइन किया है, पाथ फंक्शन 1 प्लस पाथ फंक्शन 2, तो दैट विल गिव मी अ स्टेट फंक्शन। ओके, इसको और इसको कंबाइन किया तो एक स्टेट फंक्शन मिल गया। तो अगर एक स्टेट फंक्शन है, इट विल बी सम ऑफ टू पाथ फंक्शंस। और अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी थी, वैल्यू मतलब इंटरनल एनर्जी की, दैट इज स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शंस है। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, डिपेंड्स कि कैसे गया है, और हीट इज अगेन आल्सो अ पाथ फंक्शन। क्योंकि हम वर्क को, अगर हम पी वर्क की बात करें तो पीडीवी लिखते हैं। अब पीडीवी एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और अगर इसकी बात करें तो इसको भी हम लिख सकते हैं एज डीटी लिख सकते हैं। वील गो डीपर इनटू दैट, एंड दिस इज आल्सो एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, inexact differential and inexact differential. And if you combine, अगर inexact है तो पाथ फंक्शन, और अगर आप दो पाथ फंक्शंस को कंबाइन करते हैं तो आपको जो है एक स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो आगे जाके हम जितने भी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, जैसे हम इंथैल्पी की बात करेंगे, तो इंथैल्पी भी आगे हम देखेंगे इट इज सम ऑफ टू पाथ फंक्शंस। ठीक है, हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की बात करेंगे, दैट इज आल्सो सम ऑफ टू पाथ फंक्शन। हम दो पाथ फंक्शन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो वैल्यूज हैं जो स्टेट फंक्शंस हैं। अब u की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करेगी कि आप किस वे से a से b में गए, वो बस ये डिपेंड करेगी कि a की पोजीशन क्या है और b की पोजीशन क्या है। सिमिलरली h है, a है। अब हम आगे जाएंगे तो यू विल गेट मोर क्लियर इंफॉर्मेशन कि हम स्टेट फंक्शंस क्या डिफाइन करते हैं। पर ये चीज आपको पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, स्टेट प्रॉपर्टीज क्या है। अब पाथ प्रॉपर्टीज केवल हीट और वर्क ही है। पाथ मतलब वर्क, द प्रोसेस, और पूरे थर्मोडायनेमिक्स में दो ही प्रोसेस है, वर्क और हीट। बाकी सब भी अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वो स्टेट फंक्शन आ जाएगा। वर्क और हीट ही है जिससे हम एनर्जी चेंज कर सकते हैं, और वो दोनों पाथ फंक्शन है। केवल दो ही है पाथ फंक्शन, वर्क और हीट। ये चीज याद रखना, और बाकी जितने भी फंक्शन होंगे वो हमारे स्टेट फंक्शन होंगे। ठीक है, अभी एक और क्राइटेरिया है, आइलर्स क्राइटेरिया, जिससे हम पाथ फंक्शन को बता सकते हैं कि पाथ फंक्शन जो है वो जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो स्टेट फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर कोई मेरे पास फंक्शन है, मैं वॉल्यूम को लेता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम अगर फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का, तो अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम की बात करूंगा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं,
तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एट कांस्टेंट p dt del f by del p एट कांस्टेंट t dp। ठीक है, इस तरह से मैं चेंज को रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मुझे देखना है कि ये जो फंक्शन है, जो v है, ये स्टेट फंक्शन है या नहीं, तो क्या होना चाहिए, यूलर्स क्राइटेरिया कहता है कि आइलर्स क्राइटेरिया कहता है कि इसका चेंज जो हमारे फर्स्ट है df by dt एट कांस्टेंट p, इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन d by del p, ओके, एट कांस्टेंट t should be equal to इसका चेंज del f by del p at constant t with respect to the other function। ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव वो भी दूसरे फंक्शन से, सेम फंक्शन से नहीं, दूसरे फंक्शन से उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, अगर वो इसके सेकंड डेरिवेटिव मतलब चेंज करने पर सेम आता है, तब वो एक स्टेट फंक्शन है। तो अब हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, अगर आप वॉल्यूम को हमको पता है फॉर आइडियल गैस क्या होगा, nRT by P। तो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर आई एम नॉट, इट कैन बी डेफिनेटली अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। आई एम टेकिंग ऑफ 1 मोल की अगर बात करें तो तब ये टेम्परेचर और प्रेशर का ही एक फंक्शन रहेगा। अब हम इसको निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, इस फंक्शन को पहले डेरिवेट करना है टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, जैसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो आएगा R by P, फिर हमको R by P को प्रेशर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो इसका जो आएगा वो जाएगा माइनस R by P स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे इसकी वैल्यू है माइनस R by P स्क्वायर की। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, फंक्शन को पहले प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज किया, तो पहले प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस R P by P स्क्वायर, और बाद में क्या करना है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज डेरिवेट करना है, तो तब हमें ये माइनस R by P स्क्वायर देगा। तो अब दोनों वैल्यूज क्योंकि सेम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा कि इस वजह से वॉल्यूम अपने बढ़ा है, बट ये डिपेंड करेगा कि हाँ वो वॉल्यूम की अब टेम्परेचर प्रेशर क्या है, अब वॉल्यूम इसका ये रहेगा, उस मतलब उस पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, इट्स नॉट अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन केवल हीट और वर्क ही है, जो कि वेरी ऑब्वियस है थर्मोडायनेमिक्स में, चेंज ऑफ एनर्जी। तो दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपके गेट और नेट में भी काफी काम आएगा, ये सब चीजें अगर चेक करना हो कि वेदर गिवन फंक्शन, कोई भी ऑड फंक्शन दे सकते हैं आपको, वेदर अ गिवन फंक्शन is a state function or not, you have to check it by this process, and you should understand that actually state function is a summation of two path function, and a state function is an exact differential. By exact, we can calculate the area under it. Okay, we cannot calculate the area under a path function. It's very odd to do so. Okay, so this was all about certain things which we need to know while we are studying thermodynamics. अब हम next वीडियो से फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। So thank you so much for watching this video.